Good morning all of you. Okay. आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। क्लियरिटी है बेटा? बोर्ड पे क्लियरिटी है? दिख रहा है आप लोगों को? ओके। साउंड भी आ रही है ना? साउंड भी क्लियर आ रही है? ठीक बेटा। तो आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 6.2 ऑलरेडी हम लोग का रनिंग था, डिस्कस कर रहे थे, और उसमें से स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया गया है। पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ एक ऐसा डायग्राम है बेटा, इस टाइप से एक डायग्राम दिया गया है। नाम है इसका, यहाँ पे P, Q, R, S एंड T कुछ ऐसा ही लिखा गया है। ये एंगल बताया जा रहा है कि ये एंगल 110 डिग्री का है, और एक एंगल और डिस्कस किया गया है इसमें, वो है ये एंगल, ये 130 डिग्री का है। इस क्वेश्चन में गिवन है वो क्या क्या है वो देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन में गिवन है PQ पैरेलल ST, ये गिवन है बेटा। PQ पैरेलल ST मीन्स ये जो PQ लाइन है वह ST के पैरेलल है, पहली चीज। दूसरा बताया गया है एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, ये बेटा PQR। और दूसरा एंगल RST, ये एंगल गिवन है, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, ये दिया गया है। इसमें हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड एंगल QRS, फाइंड एंगल QRS मीन्स QRS, ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है वैसे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। इस तरह से PQR एक एंगल है जो 110 डिग्री का दिया गया है, और Q से जुड़ते हुए एक नया एंगल बना है RST जो 130 डिग्री का है। इसमें PQ और RS लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है कि एंगल QRS कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है बेटा, ये फाइंड करके बताना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला चीज जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है सिंस PQ पैरेलल ST, PQ और ST पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप इसको सीधे सीधे इस तरह से प्रोड्यूस कर दो बेटा। वैसे नहीं दिख रहा है कि ये पैरेलल है, तो आप क्या करो, इस तरह से प्रोड्यूस कर दो। जब प्रोड्यूस करोगे तो ये जो PQ को प्रोड्यूस करने पर RS को ये U पॉइंट पर काट रहा है। देखो ये U पॉइंट पर काट रहा है, और इसको आपने प्रोड्यूस करके भेज दिया कहाँ तक, मान लो कि आपने इसको V तक भेज दिया। ठीक है, वही नाम मैंने लिख दिया है, या ये भी लिख दो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे ये लिख दो, ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B। तो जैसे ही PQ को आपने प्रोड्यूस किया तो RS को या ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लिए, और इसको हमने B तक प्रोड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि PQ पैरेलल ST है, अब आपको दिखने लगा होगा
ये जो PQ लाइन है वो AST के पैरेलल है, ठीक है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा, पैरेलल लाइन से रिलेटेड, कि अगर कोई ये दो पैरेलल लाइंस हो और यदि ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हो तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है। ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों होता है, कौन बताएगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इन दोनों एंगल का नाम क्या है और ये एंगल इक्वल क्यों होते हैं? बोलो कौन सा एंगल? नो नो, अल्टरनेट इंटीरियर कैसे होगा? आप सब एक एक करके बोलोगे। ये ट्रांसवर्सल भी नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी नहीं है। अल्टरनेट एक इधर का होता है तो एक इस साइड का होना चाहिए। ये अल्टरनेट जो ऐसे देखो, मेरे जो हाथ रखा हुआ है, उंगलियां रखी हुई हैं, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, करेक्ट है। बट ये जो एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे, लेकिन ये अल्टरनेट नहीं है। इनका दूसरा नाम है करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? आप लोग लेक्चर खोल के देखना पीछे का, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ST पैरेलल, चाहे आप PQ बोलो या AB बोलो, बात एक ही है। तो ये जो एंगल है वह इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एंगल RAB इक्वल टू एंगल RST। क्यों होगा? तो आप यहाँ पे रीजन में लिखोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया। और एंगल RST हमारे सामने है, कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो एंगल RAB इक्वल टू हमें मिल गया 130 डिग्री। ये पहली चीज हमने फाइंड कर लिया। ये एंगल भी 130 डिग्री होगा। तो ये एंगल अगर 130 होगा तो हमें निकाल लेना है कि ये एंगल कितना डिग्री होगा। ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये देखो। अब बता दो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितने डिग्री के होंगे बेटा, जल्दी से बता दो। सिंस एंगल RAQ प्लस एंगल RAB, ये दोनों मिलके कितना डिग्री होंगे, कौन बताएगा? जल्दी से बोलो बेटा। RAQ और RAB ये दोनों मिलके कितने डिग्री के हो जाएंगे? ये एंगल और ये एंगल 180। रीजन बोल दो बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोलो, रीजन क्या है इसका? गुड गुड, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये इसका रीजन है। अब यहाँ पे RAB, ये ऑलरेडी अभी हमने यहाँ पे निकाला है 130। तो आप लिख दोगे एंगल RAQ प्लस एंगल एंगल RAB के प्लेस पे लिख देंगे 130 इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल RAQ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 180 माइनस 130 इक्वल टू हमें मिल जाएगा 50 डिग्री। मीन्स ये अंदर वाला जो एंगल है ये हमें मिल गया 50 डिग्री का। आप देख सकते हो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी बन जाएगी? PAB बन जाएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। लेकिन अभी तक हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है। हमारा पर्पस तो है कि इस एंगल को, एंगल R को फाइंड करना। अब आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? यह कुछ इस तरह से बना हुआ एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये Q है, ये A है और ये R है। हमें इस एंगल को फाइंड करना है। यहाँ का ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री और इधर का एक एंगल ये भी पता है हमें 110 डिग्री। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या कि ये जो एंगल 110 डिग्री दिख रहा है वो इस ट्रायंगल के लिए कौन सा एंगल कहा जाता है? ये किसी ट्रायंगल की यदि एक साइड को बढ़ा दिया जाए तो बाहर की तरफ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? याद है, 9th क्लास में ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हो इसके बारे में। बोलो बेटा जल्दी। किसी ट्रायंगल के एक साइड को
प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो आउटर साइड में जो एंगल बनता है उस एंगल का नाम क्या होता है और उस एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं मालूम? ओके, कोई बात नहीं। इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। किसी भी साइड को बढ़ा दो, ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को बढ़ा दो। जैसे देखो, इस ट्रायंगल की ये साइड इधर भी बढ़ी हुई है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल की ये साइड बढ़ी हुई है, तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है। ठीक है, किसी भी एक साइड को बढ़ा दो, वह एक्सटीरियर एंगल बनेगा बेटा। ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसको मैं इधर बॉक्स में करता हूँ कि आपको समझ में आए। ये एक्सटीरियर एंगल बना है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यह एंगल अपने से दूर वाले, मतलब कि अपोजिट, इसका अपोजिट, ये पास वाले को छोड़ करके, ये जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इनके सम के इक्वल होता है। मतलब ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एंगल पी क्यू आर इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, क्यू आर ए में लिख देता हूँ, क्यू आर ए प्लस एंगल आर ए क्यू या एंगल क्यू ए आर। देखो बेटा, ये एंगल जो है इसके और इसके सम के इक्वल हो जाएगा। पी क्यू आर हमारे पास है 110 इक्वल टू क्यू आर ए ये तो फाइंड करना है, एंगल क्यू आर ए प्लस क्यू ए आर ये भी हमारे पास है 50 डिग्री। तो कुल मिला के क्या बन गया? ये बन गया आपका क्यू ए आर, मतलब 50 को इधर लिखा है तो 110 माइनस 50 इक्वल टू एंगल क्यू आर ए इक्वल टू, ये 60 डिग्री हो गया एंगल क्यू आर ए। देयरफॉर एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 60 डिग्री, या एंगल क्यू आर ए को क्यू आर एस भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है क्यू आर एस के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे एंगल क्यू आर एस, क्योंकि आर ए लाइन को ही बड़ा किया गया है तो ये साथ आ रहा है। तो क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? अब इसमें अब इसकी एक दूसरी भी मेथड बता देता हूँ। इसकी दूसरी भी मेथड थी निकालने के लिए। क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे क्या करते, ये जो एंगल दिया गया है, लीनियर पेयर की हेल्प से ये एंगल आप निकाल सकते थे। अगर ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री का, लीनियर पेयर की हेल्प से। और अब ट्रायंगल क्यू आर ए में एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल लगा देते। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल का सम 180, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें तो इन दोनों का सम 120 हो गया। 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री जो कि यहाँ पे आया है। तो आप इस मेथड से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये मेथड जो है ये ओल्ड मेथड है, ये ऑलरेडी पहले से हम लोग करते आए हैं। मेरा ये बताने का मतलब ये था कि आपको एक न्यू मेथड सीखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, आपने एक न्यू मेथड से ये कैलकुलेट किया एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये राजवीर शर्मा अभी आ रहा है कि पहले भी आया था, लीव हो गया था? राजवीर शर्मा अभी आ रहा है कि पहले आया था? बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हम लोगों को। राजवीर
हेलो राजवीर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक डायग्राम दे रखा है, इसको ही पहले बना लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ये ऐसा एक ट्रायंगल दे रखा है, इस टाइप का एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर ये दे रखा है। एंगल जो इसमें दिया गया है ये एंगल 50 डिग्री है, 50 डिग्री, ये y डिग्री है, ये एंगल x डिग्री है, और ये एंगल 127 डिग्री है, 127 डिग्री। इसमें गिवन जो है ए बी पैरेलल सी डी पहले से गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड करना है एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, ये हमें फाइंड करके बताना है बेटा, ये एक्स और वाई कितना होगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। आप इसका एक डायग्राम बाहर निकालो, एक नया डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ये बता रहा है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। देखो बेटा यहाँ पे ये बता रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। और मान लो कि अगर ये पी क्यू ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये 50 डिग्री का एंगल है और ये एक्स है। बोलो बेटा क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे, जल्दी से बता दो बेटा, बोलो। ए बी पैरेलल इक्वल होंगे, रीजन बोल दो बेटा, गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में इक्वल होंगे। तो सिंस ए बी पैरेलल सी डी देयरफॉर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपका एक आंसर तो पहले ही मैंने फाइंड आउट कर दिया, ये एक आंसर आपको मिल गया यहाँ से। सेकेंड हमें y फाइंड करना है, y फाइंड करना है। तो हमारे पास तरीके दूसरे हैं। अगर ये 127 है, ये एंगल आपने 50 डिग्री फाइंड कर लिया है, तो लीनियर पेयर से ये एंगल फाइंड कर सकते हो। इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो, y मिल जाएगा। लेकिन एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी भी तो हम यूज कर सकते हैं। ये एंगल जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि पी क्यू आर ट्रायंगल की इस साइड को प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, x प्लस वाई के इक्वल होगा। और x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, y हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंस एंगल पी आर डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल पी आर डी इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये जो एंगल होगा यह वाई और एक्स के सम के इक्वल होगा। एंगल पी आर डी 127 डिग्री, वाई इक्वल टू वाई है, और एक्स इक्वल टू अभी हमने यहाँ पर निकाला है 50 डिग्री 50। देयरफॉर वाई इक्वल टू हमें क्या मिला
127 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 127 माइनस 50, तो 7 करेक्ट है। y इक्वल टू 77 डिग्री, देख लेना बेटा, y इक्वल टू 77 डिग्री। तो यहां से आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया, y इक्वल टू 77 डिग्री। गलत तो नहीं आया, 127 माइनस 50, 7, 12 माइनस 5, 7, करेक्ट है 77। चेक कर सकते हो एक्स वाई इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाना चाहिए, तो 77a और 50a हो जाएगा 127, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है इस तरह से कोई दो मिरर हैं, एक मिरर ए है दूसरा मिरर ए है, ऐसे ये दो मिरर्स हैं। पहला मिरर है PQ, दूसरा मिरर है RS, PQ एंड RS। इसमें एक रे ऑफ लाइट है जो PQ पर इस तरह से इंसिडेंट होती है AB, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये आ जाती है इधर C पर, और फिर से C से रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है ऐसा CD की तरफ। तो हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD, जबकि गिवन है कि इसमें PQ और RS दोनों क्या है, पैरेलल है। ये जो मिरर है ये मिरर इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है बेटा, तो गिवन है PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS, और ये एक इंसिडेंट रे है, तो हमें प्रूफ करना है। तो प्रूव AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ये प्रूफ करके बताना है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, आप लोगों को याद होगा 8th क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा था कि इस तरह से यदि कोई मिरर हो और इस पे कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है तो वह ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस हो जाती है, और इस पे अगर कोई एक पॉइंट ऐसे अगर कोई एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते थे। ये इंसिडेंट रे होता था, ये रिफ्लेक्टेड रे होता था, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और यहाँ पे एंगल I इक्वल टू एंगल R होता था। कितने लोगों को याद है बेटा, ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को याद है? ये साइंस में 8th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, बोलो, साइंस में 8th क्लास में पढ़ के आए हो? ठीक है, अगर जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो भी अच्छी बात है। अब आप लोग यहाँ सीख लेना, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा कि जो ये नॉर्मल है, मैंने एक नॉर्मल यहाँ पे डाल दिया N, और दूसरा नॉर्मल मैंने यहाँ पे डाल दिया M। ठीक है बेटा, इस एंगल का नाम हमने दे दिया 1, इस एंगल का नाम दे दिया 2,
इस एंगल का नाम दे दिया 3 और इस एंगल का नाम दे दिया 4। ठीक है बेटा। अब आप लोग एक चीज और बता दो कि अगर एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ये मैच का कॉन्सेप्ट है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इस पर अगर परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाए और इस पे परपेंडिकुलर अगर ऐसे डाला जाए तो क्या ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे या नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, क्या ये दोनों जिस पे दो दो डॉट हमने बनाया है, क्या ये दोनों पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? बोलो बेटा। ये जो है ये आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? ठीक है, यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वी ड्रा एन बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एम सी परपेंडिकुलर आर एस। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस देयरफॉर एन बी पैरेलल एम सी, ये पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये पैरेलल होते हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये होगा बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, अभी मैंने बता दिया। तो सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 देयरफॉर 2 इंटू एंगल 2, मैं डबल कर रहा हूँ, इक्वल टू 2 इंटू एंगल 3। यूक्लिड्स में हम लोगों ने पढ़ा था यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं तो उन दोनों का डबल करने पे भी इक्वल ही रहेगा। अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो एंगल 2 का डबल एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 3 के डबल के इक्वल ही रहेगा। अब इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 2, मैंने 2 एंगल 2 को एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 एंगल 3 को मैंने लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 3, ये ऐसा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, तो इस एंगल 2 की जगह पे क्या मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ? देखो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, और ये प्लस एंगल 2 ये चीज छोड़ दिया हमने, इक्वल टू ये इस एंगल 3 को एंगल 3 रहने दिया, और यहाँ का जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो इस एंगल 3 को मैंने एंगल 4 से रिप्लेस कर दिया। ये ऐसा बन गया है। अब डायग्राम में देखो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा? ये पूरा ये एंगल बन जाएगा बेटा। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये पूरा एंगल बन गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस 2 जिसको एंगल ए बी सी कहा जा सकता है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। अब आप यहाँ पे फिर एक नए उसमें आ जाओ, जैसे मान लो कि ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है बेटा, ये ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये एंगल है ए बी सी और ये है डी बी सी। ये बता रहे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं क्या? जल्दी से बता दो, क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं? तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हो एंड
and it is alternate interior angles also। ये होगा, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं और अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। तब आप बता सकते हो क्या कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होंगी। अगर ये दोनों लाइन अल्टरनेट भी हैं और आपस में इक्वल भी हैं तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? जल्दी से बोलो। पैरेलल लाइन के अपोजिट प्रॉपर्टी, जब ये पैरेलल होते हैं तो ये दोनों लाइन ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जब अल्टरनेट इंटीरियर भी हैं, इक्वल भी हैं, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB पैरेलल CD, और AB पैरेलल CD लिखने के बाद से रीजन मेंशन कर सकते हो बाय कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की कन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेलल लाइन की कि अगर पैरेलल लाइन है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इस तरह से इसके साथ साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, तो आज इस क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके।